गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के चैप्टर में व्यापार व्यवसाय और वाणिज्य में हम व्यावसायिक मार्गों के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ तो हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, अभिप्राय और उन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन हम इसके आज व्यावसायिक मार्ग पढ़ेंगे। व्यावसायिक मार्गों में दो मार्ग मैंने आपको पहले ही बताए थे। रेशमी मार्ग, जिसको रेशमी राह के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा था मसाला मार्ग। ठीक है, इसको भी मसाला राह के रूप में जाना जाता है। तो ये रेशमी मार्ग क्या था? रेशमी मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो कि पूरे विश्व में प्रचलित था, यानी बहुत पहचान थी इसकी। और पूरे विश्व के साथ विशेष रूप से इसकी जो पहचान थी वो थी एशिया में। एशिया में इसलिए थी क्योंकि एशिया और उसके आसपास के राज्यों में और साम्राज्यों में व्यावसायिक और राजनीतिक संपर्क करने में इस मार्ग की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्योंकि इस मार्ग के द्वारा वो आसपास का जो एरिया था, आसपास में जो जितने भी राज्य थे वो सब और साम्राज्यों में इनको राजनीतिक संपर्क बनाने में, व्यावसायिक संपर्क बनाने में इस मार्ग से जाना होता था। इस मार्ग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरा मार्ग था हमारा मसाला मार्ग। देखो, भारत जो है मसालों के क्षेत्र में हमेशा सबसे आगे रहा है। तो उसी क्षेत्र में मसाला मार्ग के रूप में जाना जाने वाला एक मार्ग है। यहाँ से मसालों का व्यापार किया जाता था, पहली बात। दूसरी बात, ये एक ऐसा मार्ग था जो पूर्व से पश्चिम को जोड़ने में सहायक था। यानी कि दोनों मतलब जो हमारी दिशाएं थी, उन दिशाओं को के बीच में ये मार्ग जाता था। इन दोनों दिशाओं को जोड़ने में इस मार्ग की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस मार्ग से व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र को मजबूती मिली, यानी व्यापार बढ़ा इस मार्ग से, क्योंकि मसालों का लेन देन इसी मार्ग से हो रहा था। तो उद्योगों की भी का भी विस्तार हुआ, मजबूती आई और आर्थिक रूप से ये दोनों क्षेत्र मजबूत हुए। दूसरी बात, जब ये क्षेत्र दोनों मजबूत हुए तो जितने भी हमारे घरेलू और सहायक जितने भी उद्योग थे उनको भी मजबूती मिली। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी इससे बढ़ावा मिला। जब अंतर्राष्ट्रीय बढ़ावा मिला क्षेत्र, उसमें व्यापार में वृद्धि हुई, तो इससे भारत जो है उपमहाद्वीप उस समय निर्यातक केंद्र के रूप में उभर करके सामने आया। एक मजबूत निर्यातक केंद्र के रूप में ये स्थापित हुआ। और उसका लाभ क्या मिला? कि उसका लाभ ये मिला कि व्यापार को इससे बढ़ावा मिला, व्यापार का विस्तार हुआ। दूसरी बात ये इसमें बताई गई है कि इस जब ये मतलब उस समय जितने भी नियम बनाए जाते थे और जो भी योजनाएं बनाई जाती थी, तो योजनाओं को बनाने में व्यापारिक नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि जितनी राजनीतिक और सैनिक सुरक्षा के लिए जितने भी नियम बनाए जाते थे, जो भी काम किया जाता था, जो योजनाएं बनाई जाती थी, उनमें जो नियम थे या जो भी उसमें योजनाएं थी, उनमें अधिकांश रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और व्यापार दोनों के नियमों को ध्यान में रखा जाता था और उनके अनुरूप कार्य किया जाता था। तो ये तो था हमारा रेशमी मार्ग और मसाला मार्ग। अब हम बात करें इसमें, तो आगे बात करते हैं इसमें मुद्रा की बात करते हैं। मुद्रा, तो देखो इस समय मुद्रा के रूप में सिक्कों का प्रयोग किया जाने लग गया था। सिक्कों का प्रयोग करने से आर्थिक गतिविधि में तेजी आई और अर्थ मतलब विनिमय करना भी सरल हो गया था, सुगम हो गया था। वस्तुओं का और सेवाओं का लेन देन करना सरल हो गया था मुद्रा के कारण। मुद्रा में धात्विक मुद्रा का उपयोग करने के कारण, यानी धातु को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा था। उनके सिक्के बनाए जाने लगे थे, उन सिक्कों का उपयोग किया जाने लगा था, जिससे कि लेन देन सरल हो गया था। तो तीन चीजें हमारे सामने आई। एक हमारे सामने आया रेशमी मार्ग, दूसरा हमारे सामने आया मसाला मार्ग, और तीसरा आया मुद्रा के रूप में सिक्कों का, धात्विक सिक्कों का, धातु की जो मुद्रा है उसका उपयोग किया जाने लगा था। ये तीनों से ये लाभ मिला। क्या परिणाम इसका निकला हमारे सामने? इन सब चीजों का ये परिणाम निकला कि पूरे भारत में के जितने भी व्यापारी थे, इस समय तीसरी जो शताब्दी थी, इसमें जितने भी व्यापारी वर्ग था उनका वर्चस्व बढ़ गया। उनके वर्चस्व के बढ़ने से एक पूरा एक समुदाय तैयार हो गया और एक पहचान बन गई। व्यापार में भारतीय जो व्यापारी थे उनका अपनी एक पहचान बनती चली गई, बढ़ती चली गई, और इससे एक रूपता भी आती चली गई। जैसे विनिमय के लेन देन में एक रूपता आ गई,
नियमों में एकरूपता आने लगी थी, योजनाएं एक समान रूप से बनाई जाने लगी थी, ये इसका लाभ मिलने लगा था और धीरे धीरे एक पहचान भारत की व्यापार के कारण पूरे विश्व में बनने लग गई थी। ये तो थे हमारे सामने व्यवसायिक मार्ग की बातें, मुद्रा की बातें और उसके परिणाम। अब बात हम इसमें करें तो जो नेक्स्ट इसमें बिंदु आ जाता है वो हमारा आता है स्वदेशी बैंक का। इस समय स्वदेशी बैंक का भी निर्माण हुआ। वो स्वदेशी बैंक ने क्या काम किया? स्वदेशी बैंक जब आए तो सबसे पहले यहाँ पर दो प्रकार की हुंडियों को, यानी दो प्रकार के हम कहें कि प्रलेख काम में लिए जाने लगे। पहला था हुंडी, है ना, और दूसरा था चित्र, है ना। ये दो चीजें थी, हुंडी और चित्र। इनका उपयोग एक प्रलेख के रूप में किया जाने लगा, जिससे कि जो हमारी द्रव्य मुद्रा है उसका आसानी से लेन देन किया जा सके। ये शर्त और बिना शर्त की होती थी, सशर्त भी होती थी और बिना शर्त के भी होती थी। जब भी कोई व्यक्ति लेन देन करेगा तो शर्त मुद्रा का मतलब मुद्रा के रूप में हुंडी का लेन देन करता था और चित्त का प्रयोग किया जाता था। तो चित्त इतनी मात्रा मतलब उसका ज्यादा मात्रा में उपयोग नहीं हुआ था उस प्रलेख का, जितनी ज्यादा मात्रा में हुंडी का प्रयोग किया जाने लगा था। हुंडी जो है वो कई प्रकार की होती है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि हुंडी के कौन कौन से प्रकार है, सशर्त जो शर्त हुंडी थी वो कौन सी है और बिना शर्त वाली हुंडियां कौन कौन सी थी। इन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।